हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। आज यहाँ पे हम बात करेंगे सीटेट के सीटेट पेपर सेकंड जो रहता है उसका साइंस पार्ट का, विज्ञान पार्ट का। एक वीडियो पहले आ चुकी है, पार्ट 1। ये पार्ट सेकंड है। पूरी विज्ञान का जो भी जितना भी सिलेबस है सीटेट पेपर सेकंड के लिए पूरा कवर किया जाएगा। एनसीईआरटी बुक से कवर कराऊंगा मैं, और इसके अलावा जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करूँगा। देखते हैं कि क्या इसमें हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो मिलते हैं, वो आपको बताते हैं। आप जो है कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको जो है पॉज करके, वीडियो पॉज करके जो है आप राइट डाउन कहीं ना कहीं कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही सीटेट में क्वेश्चंस बनते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जब भी सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा तो इसी के चैनल के माध्यम से जानकारी आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा जो है पेपर का एनालिसिस, जो प्रीवियस के पेपर हैं सीटेट के, वो भी एनालिसिस यहाँ पर करवाएंगे हम। साइंस के जो भी हैं, साइंस और इन्वायरमेंट के दोनों के पेपर एनालिसिस कराएंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 है उचित आहार, स्वस्थ शरीर का आधार। क्या है उचित, कैसा हमें आहार लेना चाहिए। तो इसमें इस चैप्टर में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा हम आपको बता देंगे कि आपको ये राइट डाउन करना है और ये थोड़ा कंठस्थ करना है कि यहाँ पे इसमें दिया है आज का विचार, अन्येन जातान जीवंती। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। आपको याद रखने वाली बात क्या है कि अगर पूछा जाता है अन्येन जातान जीवंती, जो विचार है या फिर जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद का एक खंड है जिसे तैत्तिरीय उपनिषद बोला जाता है, वहां से लिया गया है। ये आप याद रखिएगा। या ये पूछा भी जा सकता है एनसीईआरटी में, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो कुछ भी पूछा जा सकता है। आप एक बात समझ लीजिए, एनसीईआरटी में अगर कोई कॉलम में या कुछ बॉक्स में कुछ दिया हुआ है तो वो पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है, चाहे वो आपको इंस्पायरेशन के लिए ही फोटो कोई दिया हो, उसमें भी पूछा जा सकता है आपको। आगे देखते हैं क्या है। खाद्य पदार्थ, सप्ताह में खाए गए खाद्य पदार्थ। अ, सबसे पहले तो भारत के विभिन्न राज्यों के कुछ परंपरागत खाद्य पदार्थ। ठीक है? पंजाब में मक्का, गेहूं, चना, दालें स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलें। खाए जाने वाले कुछ पारंपरिक पदार्थ, मक्के की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर। कुछ भी पूछा सकता है कि पारंपरिक खाद्य पदार्थ, मक्के की रोटी जो पारंपरिक खाद्य पदार्थ के रूप में है किस राज्य में उपयोग की जाती है। पंजाब में। पेय पदार्थ में कुछ है, आप यहाँ पे कर्नाटक का देखिएगा। कर्नाटक में इडली, डोसा, सांभर, नारियल चटनी, रागी मुड्डे। हमेशा ऐसे ही शब्द पूछता है सीटेट, रागी मुड्डे, पाल्या, रसम। ये रसम क्या है? रसम कहाँ का पारंपरिक खाद्य पदार्थ है? आप ठीक करेंगे, कर्नाटका का। छाछ, काफी, चाय, ये तो पता ही है सभी को। मणिपुर में इरोम्बा। इरोम्बा क्या होता है? सीधे से पूछेगा इरोम्बा क्या है, और ये किस राज्य में खाद्य पदार्थ पाया जाता है। खाद्य पदार्थ का नाम लिख दिया तो फिर राज्य पूछ देगा, ये तो सीधे पूछेगा इरम्बा क्या है। इरम्बा एक चटनी है। उत्ती क्या है? उत्ती जो है पीली मटर और हरे प्याज की तरी है। आप ये शब्द जो है नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इस तरह से एनसीईआरटी से साइंस का जो रहता है पेपर, वो एनसीईआरटी से ऐसे सीटेट जो पॉइंट होते हैं या जो शब्द होते हैं वो पिकअप करता है। सिंगजू क्या है? सिंगजू, कांगसोई, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको मतलब याद करके जाने ही जाने हैं कि भाई सिंगजू या फिर कांगसोई जो है किस राज्य से संबंधित है। मणिपुर से संबंधित है। पेय पदार्थ, बिना दूध की चाय। ये भी पूछा सकता है, बिना दूध की चाय किस राज्य का पेय पदार्थ है? मणिपुर। जो भी है पॉइंट पॉइंट है वो आपको बता दूंगा कि ये वाला पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा, वो उसको जरूर आप नोट कर लें। जैसे रोम्बा हो गया, उती हो गया, सिंगजू हो गया, कांगसो हो गया। आपने कभी शब्द ही नहीं सुने हैं ऐसे तो? ऐसे शब्द अगर किसी ने सुने हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। किसी नहीं सुने हैं। और यही शब्द जो है एनसीईआरटी इसीलिए एवरी ईयर अपडेट करता है अपनी बुक्स। और
हमेशा कुछ न कुछ रिसर्च करता ही रहता है कि किस लोकल एरिया में कौन सा शब्द प्रचलित है, उसको एनसीईआरटी में डालता है। और हमें आज मणिपुर की खबर पता लगी है कि भैया उती जो होती है खाद्य पदार्थ है मणिपुर का, आपको पता था? नहीं पता था। पिरोम्बा चटनी होती है एक, मणिपुर में खाई जाती है। सिंगजू कांगसोई एक खाद्य पदार्थ है जो मणिपुर में खाया जाता है। बहुत अच्छी जानकारी आपको अगर लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस करें बेल आइकन को, और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दीजिए साथ में। आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा सिर्फ। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने टू टाइम मल्टीप्लाई करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। भोजन पकाने की पद्धतियाँ, जिन्हें पाक पद्धतियाँ कहा जाता है, पाक पद्धतियाँ कहाँ प्रचलित हैं? भोजन को पकाने के लिए। ठीक है, आप इस तरीके से देख लीजिएगा, पाक पद्धतियाँ किसमें उपयोग किया जाता है? भोजन को पकाने के लिए। ठीक है। और आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, साग भाजी जैसे आलू, शकरकंद, दत्ता, अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होते हैं। बिल्कुल एक टेबल दी जा सकती है कि कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में किस में पाई जाती है। ठीक है। इसीलिए ये शब्द दिए रहते हैं कि यहाँ से कोई एक न एक पिक कर सके। लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी, गोंद और अनेक प्रकार के मेवे। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों को एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है जिसे वसा कहा जाता है। आप ये देख सकते हैं, मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे मेवे तथा कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के कुछ अच्छे स्रोत हैं। भाई वसा के कुछ स्रोत आपको अगर दे दिया वहां पे टेबल कि वसा के स्रोत कौन कौन से हैं, या फिर जो है कार्बोहाइड्रेट के सोर्स कौन कौन से हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि सूरजमुखी या सरसों जो है वसा के अच्छे स्रोत हैं। प्रोटीन का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे एक अध्ययन करने को बताया गया है कि जो नाविक थे उनके मसूड़ों में रक्त स्राव सूजन हो गया था। 1746 की बात है। स्कॉटलैंड के चिकित्सक से जेम्स लिंड पूछा सकता है कहाँ के हैं स्कॉट। इसमें जो ये दिया हुआ है अध्ययन वन, ये रियल में घटनाएं हैं, रियल की घटनाएं हैं। कोई भी ये कि ये जो है एक इमेजिनेशन स्टोरी है, बिल्कुल इमेजिनेशन नहीं है, ये रियल स्टोरी है। जो जेम्स लिंड थे स्कॉटलैंड के, सीधे पूछा जाता है जेम्स लिंड किससे संबंधित है? स्कर्वी रोग से संबंधित है, या फिर कहाँ के रहने वाले हैं? स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। नाविकों ने नींबू और संतरा का सेवन किया, वे इस रोग से मुक्त हो गए। मसूड़ों से रक्त आना और उसमें सूजन होना स्कर्वी रोग के लक्षण है। ठीक है, यानी कि नींबू और संतरा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी। यानी विटामिन सी लेने से क्या रोग, कौन सा रोग सही हो जाता है? स्कर्वी रोग सही हो जाता है। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से कारण होता है। विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू और संतरे पाया जाता है, इस रोग को दूर करने में सहायता करता है। ठीक है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है। अध्ययन टू क्या बता रहा है कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। ठीक है, घेंगा रोग के बारे में बताया जा रहा है, आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पहुंचाता है, आप इसको देखिएगा। नमक की खेती अगरिया, ये नामक जनजाति, ये आप नोट कर लीजिएगा कि अगरिया जो जनजाति है वो कहाँ की है। ठीक है, ये है कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। यानी कि अगरिया जो जनजाति है वो कच्छ के छोटे रण की जनजाति है। सीधे से पूछ सकता है कच्छ के छोटे रण की जनजाति में कौन सी जनजाति पाई जाती है, या फिर जो वहां पे नमक का उत्पादन करते हैं कौन सी जनजाति है। ठीक है, अगरिया। नमक की खेती के लिए 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के नमक से प्राप्त पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, ये आप अगरिया जनजाति जो है ये नोट कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा ये। और क्या इंपॉर्टेंट है,
जैसे भोजन के घटक, विटामिन या खनिज, कार्य, स्रोत, अभाजन्य रोग या विकार, लक्षण। क्या है कि विटामिन ए जो है, स्रोत क्या है इसका? पपीता, गाजर, आम, दूध। हमेशा ही क्वेश्चन, ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, सन 2020 वाले में, 22 वाले में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन ए का स्रोत क्या है, लक्षण क्या है। रतौंधी का क्वेश्चन आया था विटामिन ए से संबंधित, उसको जो है मैचिंग करना था। आगे है विटामिन बी 1। वेरी वेरी रोग हो जाता है, कभी कभी रोग से मैचिंग करने को दे देता है। ठीक है, फलियां हैं, मेवे हैं, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थ विटामिन बी 1 के स्रोत हैं। लक्षण क्या क्या है? सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी। ये कभी कभी होता है कि लक्षण भी दे देता है, और या फिर जो है स्रोत पूछता है कि, या फिर रोग पूछता है। कुछ भी एनसीईआरटी जो है इस प्रकार से बेस्ड की जाती है, सीटेट इस प्रकार से पेपर बनाता है कि कोई भी गैस नहीं कर सकता है कि क्या पूछ दिया जाएगा। अब विटामिन बी 1 के संबंध में अगर देखा जाए तो ये स्रोत हो गए, विटामिन बी 1 का स्रोत क्या है, या फिर रोग कौन सा होता है, या फिर उसके लक्षण क्या हैं। विटामिन सी पहले ही बता दिया है, अमरूद में भी पाया जाता है। ठीक है, हरी मिर्च में भी पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, संतरा, नींबू है, इसका भी रोग हो जाता है। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। सीधे से लिखेगा कि मसूड़ों में खून निकलना या घाव भरने में अधिक समय लगना है, कौन से विटामिन के कमी के लक्षण हैं? विटामिन सी आपको लगाना पड़ेगा, या फिर ऐसे मैचिंग करना पड़ेगा। विटामिन डी अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, मछली, अंडा, रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यानी कि बच्चों में हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से। कैल्शियम हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। दूध है, सोया सोया दूध है, दही है, चीज है, पनीर है। अस्थि और दंत क्षय, दंत क्षय मतलब दांतों का घिसाव, जिनके दांतों में घिसाव होना उत्पन्न हो जाता है उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, दुर्बल अस्थियां दुर्बल हो जाती हैं और दांतों में घिसाव उत्पन्न होने लगता है। आपने देखा किसी के दांत घिस जाते हैं आगे से। आयोडीन की कमी से घेंगा, इसको गायटर भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगाड़ा इसका इसका स्रोत है। समुद्री शैवाल भी इसका स्रोत है। पूछ सकते हैं कि सिंगाड़ा किसका स्रोत है, तो आपको आयोडीन में जो है टिक लगाना पड़े, या फिर उसको गोला काला करना पड़े, जो भी है। आयरन रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। हरे पत्ते और साग, चुकंदर, अनार। खून की कमी, एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है। दुर्बलता व सांस लेने में कठिनाई। ये कुछ यहाँ पे विटामिन ए के स्रोत हैं, विटामिन बी 1 के स्रोत हैं, विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं, विटामिन डी के स्रोत हैं। ठीक है, इस तरीके से आप जो है पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे लाइन है, विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। सीधे से क्या रहेगा? सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? विटामिन, खनिज हैं, विटामिन और जो है कुछ और देगा। ठीक है, इस तरीके से और ऑप्शन दे देगा। पूछेगा आहारीय रेशे, फाइबर से। फाइबर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? फल और साग से हमें सबसे ज्यादा रेशे प्राप्त होते हैं। आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है, जिन्हें आहारीय रेशे या रुक्षांश भी कहा जाता है। आहारीय रेशे जो होते हैं उनको रुक्षांश भी कहा जाता है, जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हमारे आहार का आवश्यक घटक होते हैं। एक वैज्ञानिक दिए हैं, कोलथर गोपालन, 1918-1919 में इनकी मृत्यु हो गई। भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। 500 से अधिक खाद्य भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया और भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की स्तुति की। ठीक है, 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, पीएम पोषण भी कहा जाता है। अब ये पोषण शक्ति निर्माण योजना होगा, मिड डे मील जिसे बोलते हैं। भोजन के विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्टार्च है, स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षण से लगाया जा सकता है। देखते हैं किस कौन कौन से यहाँ पे दिया हुआ है। स्टार्च के लिए परीक्षण कौन सा है? आलू का आप टुकड़ा ले सकते हैं खाद्य पदार्थ में, खीरा ले सकते हैं, रोटी या ब्रेड ले सकते हैं, उबले चावल ले सकते हैं, उबले चने ले सकते हैं, कटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कुटा हुआ नारियल, यानी नारियल का बुरादा लें, या फिर अन्य भी खाद्य पदार्थ ले सकते हैं स्टार्च को परीक्षण के लिए। कैसे करते हैं स्टार्च का परीक्षण? हमेशा पूछा जाता है
कि स्टार्च का परीक्षण जो है मैचिंग टाइप में आता है, और मैचिंग करना रहता है आपको कि स्टार्च का परीक्षण के लिए कौन सा केमिकल का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद का जो है जिक्र किया जा रहा है कि तनु आयोडीन विलयन हम लेते हैं और उसमें 2 से 3 बूंद डालते हैं एक ड्रॉपर की सहायता से प्लेट में। अब क्या परिवर्तन आया है, ये क्या ये काला नीला हो गया है? अगर काला नीला हो गया है तो मंड की उपस्थिति दर्शाता है। कभी कभी 3 टेबल तक देता है। एक तो जो परीक्षण के लिए पॉइंट दिए रहते हैं, मंड स्टार्च क्या है, उसका जो है केमिकल क्या पड़ता है, और इनका रंग किस प्रकार से शो करता है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। तो आप जिसमें मंड होगा उसमें नीला काला जो है, इसमें तनु आयोडीन विलियन डालने से नीला काला ही वो हो जाएगा। ठीक है। आगे जो है प्रोटीन के लिए परीक्षण है। प्रोटीन के लिए क्या क्या करते हैं, जो भी आपने खाद्य पदार्थ लिया है, जो ठोस पदार्थ है, उसको आप जो खरड़ मूसल रहती है इसमें बच्चे के लिए वो अदरक वगैरह कूटते हैं ना, वो लेते हैं, उसका जो खाद्य पदार्थ है उसको पेस्ट जो है बना लेते हैं। यहाँ पे कुछ सावधानी दी हुई है। ठीक है। सबसे पहले तो खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच या एक अलग साफ परख नली में डालें। परख नली लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें खाद्य पदार्थ लेते हैं। 2-3 चम्मच पानी डालें, अच्छी तरह हिलाएं। ड्रापर का उपयोग करके प्रत्येक परख नली में कॉपर सल्फेट विलियन की 2 बूंदें डालें। कभी कभी बूंदों की संख्या ही पूछ देता है, एक बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 2 बूंदें स्पेसिफिक इसीलिए करी गई हैं कि 2 बूंदें हम पूछ सकें। ठीक है, तो 2 बूंदें यहाँ पे हैं। अब एक और ड्रापर लें, यानी कि ड्रापर को चेंज कर दें। प्रत्येक परख नली में कास्टिक सोडा विलियन की 10 बूंदें डालें। देखो स्पेसिफिक बूंदें हैं, सीधे से पूछेगा कि जो हम इसका प्रोटीन का परीक्षण जो करते हैं, प्रोटीन के लिए परीक्षण है, उसमें जो है कॉपर सल्फेट विलियन की कितने बूंदें रहेंगी और कास्टिक सोडा विलियन की कितने बूंदें रहेंगी। तो कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें हैं और कास्टिक सोडा विलियन की 10 बूंदें हैं। उनको कुछ अच्छी तरह से मिलाएं और उनको कुछ ऐसे ही कुछ मिनट के लिए ऐसे रख दें। कुछ मिनट को रखने के बाद क्या देखते हैं कि जो पदार्थ जो हमने टेस्ट के लिए खाद्य पदार्थ दिए थे वो बैंगनी रंग के हो गए हैं। अब देख, काले और नीले स्टार्च में, प्रोटीन में बैंगनी। बहुत ही कंफ्यूजन करता है हमेशा ये, बहुत कंफ्यूजन करता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना। ठीक है, आलू घिया, उबले चावल, उबले चने, मूंगफली, रोटी, ब्रेड, मक्खन, नारियल, अन्य। इसमें आप जो है आयोडीन मंड का स्टार्च का परीक्षण करेंगे। आयोडीन से पहले, आयोडीन के बाद क्या रंग था उसका, जो इस तरीके से टेबल पूरी करने का टेप के साथ आप टेबल पूरी ना करिएगा। ठीक है। बैलेंस्ड क्या होता है, बैलेंस्ड नहीं हो सकता है, लेकिन ये चीज़ जो है आप नोट कर लीजिएगा कि आलू के चिप्स दिए हुए हैं यहाँ पे और भुने हुए चने दिए हुए हैं। दोनों में सीधे पूछ सकता है कि आलू के चिप्स के ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 100 ग्राम चिप्स में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, या बसा कितने कितने ग्राम मिलती है, कार्बोहाइड्रेट कितने ग्राम मिलता है, प्रोटीन कितने ग्राम मिलता है, और आर ये रेशे कितने ग्राम मिलते हैं। ये दोनों इसीलिए दिए हैं कि सीटेट इससे क्वेश्चन बना सके, इसीलिए ये दिए हुए हैं। दोनों को आप मैचिंग भी दे सकते हैं। भुने हुए चने में ऊर्जा कितनी है और आलू के चिप्स में इतनी ऊर्जा, 4-4 पॉइंट करके दे सकता है। तो आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिएगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, पेशाई एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। सीधे से क्वेश्चन रहेगा कि भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाली कौन सी एजेंसी है या कौन सी सरकारी एजेंसी है, तो आपको लगाना पड़ेगा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। मिलेट या मोटा अनाज पोषक अनाज क्या है? संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा, आपने ज्वार बाजरा देखा होगा कि रागी और सांवा नहीं देखा होगा। ये सांवा की खेती यहाँ पे, जिसको बार्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं, पूछा जा सकता है। बार्नयार्ड मिलेट का दूसरा नाम क्या है? सांवा। ठीक है। या कद्दन क्या है? कद्दन भी कहा जाता है। अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कद्दन कहा जाता है, जिसे मिलेट भी कहते हैं। ठीक है। कद्दन छोटे आकार के अनाज होते हैं। ये विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारीय रेशों के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है। जो कद्दन अनाज, छोटे अनाज हैं, उनमें क्या कौन कौन से खनिज मिलते हैं या रेशे मिलते हैं? विटामिन है, आयरन है, कैल्शियम है, जैसे खनिज मिलते हैं। ठीक है।
पिछली बार पूछा गया था ट्रक गार्डनिंग क्या होता है, क्वेश्चन आया था ट्रक गार्डनिंग का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस बार सीटेट में हमें एक पॉइंट मिला है, खाद्य मील या फूड माइल क्या होता है, खेत से हमारी थाली तक, लिखा है खेत से हमारी थाली तक। ठीक है, लेकिन होता क्या है, हम आपको समझाते हैं। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील या फूड माइल कहते हैं या कहा जाता है। समझ रहे हो पॉइंट क्या है यहाँ पे, खेत से हमारी थाली तक, खाद्य मील फूड माइल, खेत से हमारी थाली तक यानी खेत से हमारी थाली तक। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा है गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा, थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को खाद्य मील या फूड माइल कह सकते हैं। अब भाई अगर थैले में है तो किसी कंपनी में भी बन सकता है, जरूरी नहीं है जो जो उत्पादन कर रहा है। अब गेहूं तो उत्पादन कर दिया किसान ने, आटा थोड़ी ना उत्पादन कर रहा है, आटा तो कहीं कोई चीज कोई आटा मिल जाएगी वहीं से तो उत्पादक होगा ना, उत्पादन होगा उसका। तो उत्पादक वो हुआ ना, चीनी वो आटा मिल हुआ वही तो उत्पादक हुआ। या चीनी ले लीजिएगा, तो चीनी चीनी मिल से निकल के उत्पादक से उपभोक्ता तक जो दूरी तय की गई है उसको फूड माइल कहते हैं। कुछ प्रमुख शब्द हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे सारांश दिया हुआ है पूरी चैप्टर का। सारांश हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने पढ़ लिया है और इसमें कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं मैं आपको बता दूंगा कि एक्स्ट्रा क्या क्या आपको करना है। आइए और अधिक सीखें, जैसे यहाँ पे ज्वार बाजरा रागी चना। अब यहाँ पे असंगत आपको चुनना है, तो ज्वार बाजरा रागी तो अनाज है ना, और चना एक दाल है, तो इस तरीके से आपको अलग करना है। यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, और भी सीखें इसमें हम जरा थोड़े पॉइंट जो है आपको बताएंगे कि कौन कौन से पॉइंट जो हैं आपको पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की अपातानी जनजाति, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा कि अपातानी जो जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश की है। अपातानी जनजाति कहाँ से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है क्या, आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टेपियो नामक नमक का उत्पादन करती है। टेपियो क्या है, टेपियो एक नमक है, किस जनजाति के द्वारा उत्पादन किया जाता है, अपातानी जनजाति के द्वारा। अपातानी जनजाति कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। इतनी चीजें इसके रिगार्डिंग आपको पढ़नी है सी टेट में। इसके अलावा और भी अगर आप जैसे जनरल नॉलेज में कभी कोई क्वेश्चन क्वेश्चन यानी पेपर देने जाते हैं तो देखते हैं कि ऐसा नहीं है। आप ये आपके पास अच्छा एक पॉइंट है कि अरुणाचल प्रदेश में अपातानी जो जनजाति है वो टेपियो नमक का उत्पादन करती है। ठीक है, और कौन से पॉइंट है, महाराष्ट्र की रानभाजी और हिमाचल प्रदेश के खाद्य मशरूम। रानभाजी कहाँ की कहाँ का आहार है, महाराष्ट्र का, बिल्कुल पूछा जाता है रान भाजी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सोलन में तो मशरूम होता ही है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं, कुछ पॉइंट है यहाँ पे देखिए। ये चुंबक चुंबक के बारे में बताया गया है। कभी कभी क्वेश्चन भाई फिजिक्स है तो पूछ दिया जाता है, अब साइंस में तो पूछा ही जाएगा ना। सबसे पहले तो चुंबक का पॉइंट है, चुंबक में हमें क्या क्या पढ़ना है। सुई का सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। आप ये नोट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि जो सुई का सिरा रहता है दिक्सूचक का, वो किसके रंग से रंगा जाता है, तो लाल रंग से रंगा जाता है। कभी कभी व्हाइट रंग से भी रंगा जाता है। ठीक है, एक ये शब्द हो गया, आप ये नोट कर लीजिएगा। और दूसरा जो है, ये कभी मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र, भाई किसको कहा जाता है। अब मत्स्य यंत्र है तो फिर मत्स्य तो मछली कहा जाता है ना। अब उस यंत्र को, भाई मछली पकड़ने वाला यंत्र सीधे से लिखा रहेगा मत्स्य मत्स्य यंत्र, मछली पकड़ने वाला यंत्र नहीं, आप धोखा खा जाओगे इसमें।
इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता है। इस तरीके से सीटेट और एनसीईआरटी बच्चों के लिए पॉइंट रखती है। जो बच्चे एनसीईआरटी नहीं पढ़ के जाते हैं या फिर टीचर के द्वारा नहीं पढ़ाया जाता है, तो मत्स्य यंत्र तो बच्चा मछली पकड़ने का यंत्र ही लगा के आएगा, जो है एक दुख सूचक यंत्र लगा के नहीं आएगा। ठीक है। सारांश यहाँ पे है, कुछ सारांश में आपको बता दें, कुछ पॉइंट मैंने देखे हुए थे कि अच्छे पॉइंट थे उसमें, सारांश में। यहाँ पे ये सारांश है। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, सभी को पता है। चुंबकीय ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के जोड़ों में ही रहते हैं। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। अगर वो कहे कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है, सही पे टिक करो भैया, होता है। ठीक है। एकल दक्षिणी ध्रुव, एकल उत्तरी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। अचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब यहाँ पे ये पॉइंट नोट करने वाला है, जब दो चुंबकों को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो समान ध्रुव उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अपने लोग दो चुंबक लेते हैं, आपस हटाते हैं तो एक दूसरे से दूर भागती हैं, तो वो उनके जो रहते हैं उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण ध्रुव रहते हैं। जबकि विपरीत ध्रुव उत्तर दक्षिण या उत्तर दक्षिण वो होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हमारी ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।